नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने चतुष्पक्षीय आर्थिक मंच आरंभ करने का निर्णय लिया। जानेंगे कि भारत के कई इलाकों में अक्टूबर में अधिक वर्षा क्यों हुई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली परिदृश्य की रेटिंग को नकारात्मक से स्थिर किया। नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र प्रस्तुत किया और भारत ने विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचनाओं में देरी के लिए दंड का विरोध किया है। इस अंक की सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करारों के बारे में। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए ने चतुष्पक्षीय आर्थिक मंच आरंभ करने का निर्णय लिया है। अमेरिका, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने अब्राहम समझौते के आधार पर सहयोग और भागीदारी में बढ़ोतरी करने के लिए आभासी बैठक में भाग लिया है। अब्राहम समझौते पर दिसंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। अब्राहम समझौते का उद्देश्य इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में अरब देशों के एक समूह के बीच संबंधों को सामान्य करना था। इस समझौते का महत्व ये है कि एक नया छोटा समूह है जो कि दर्शाता है कि भारत अब एकीकृत क्षेत्रीय नीति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। ये मध्य पूर्व के साथ एक गैर वैचारिक संबद्धता की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है। यानी वैचारिक तौर पर बेशक हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अन्य पक्षों पर हम सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मंच व्यापार, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे गैर सैन्य मुद्दों और सार्वजनिक उपयोगिता वाली वस्तुओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। ये दशकों से इजराइल और अरब देशों के बीच व्याप्त गतिरोध के समाधान के लिए अधिक राजनीतिक और कूटनीतिक विकल्प प्रदान करेगा। दरअसल मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, इसमें सत्ता के 3 प्रमुख केंद्र हैं। पहला है संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के नेतृत्व में सुन्नी अरब समूह, दूसरा है इजराइल में यहूदी शक्ति केंद्र और तीसरा है ईरान में सत्तारूढ़ शिया इस्लाम समूह। त्रिपक्षीय मोर्चे की सफलता से मिस्र जैसे अन्य साझा क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए नया मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इंडो अब्राहम समझौते को व्यापक रणनीतिक बढ़त प्राप्त होगी। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच इंडो अब्राहमिक समझौते का विचार सबसे पहले वॉशिंगटन में निवासरत मिस्र के विद्वान मोहम्मद सोलिमन द्वारा सुझाया गया था। आइए अब बात करते हैं पेपर 1 के टॉपिक मौसम विज्ञान से। क्या आप जानते हैं कि इस बार अक्टूबर महीने में भारत के कई इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश क्यों हुई? दरअसल मॉनसून समाप्त हो जाने के बावजूद देश के कई भागों में अभी भी वर्षा हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉनसून की वापसी में देरी हुई है और इस बार कई स्थानों पर निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के बनने और जलवायु परिवर्तन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में काफी वर्षा हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई इलाकों में बाढ़ भी आ गई है। अब आपको बताते हैं कि मॉनसून की वापसी में देरी क्यों हुई है। दरअसल 4 महीने तक प्रभावी रहने वाला दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत तक पूरी तरह से लौट जाता है, लेकिन इस वर्ष मॉनसून के लौटने की प्रक्रिया सामान्य रूप से 17 सितंबर की बजाय 6 अक्टूबर को शुरू हुई है। अब तक पश्चिमी, उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से मॉनसून पूरी तरह वापस लौट गया है, लेकिन इस अवधि में दक्षिणी प्रायद्वीप पर यह सक्रिय है। सामान्य स्थिति में हम देखते हैं कि अक्टूबर के मध्य तक मानसूनी पवनें और प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आने लगती है। इसके अलावा निम्न दाब वाले क्षेत्रों के विकास की बात करें तो ये निम्न दबाव वाली कम से कम 2 प्रणालियां पूर्वी और पश्चिमी तटों तथा मध्य भारत में सक्रिय रही हैं। इससे देश के बड़े हिस्से में वर्षा हुई है। एक निम्न दबाव प्रणाली जो कि पूर्वी मध्य अरब सागर में बनी थी, केरल की ओर अग्रसर होकर उसके ऊपर प्रभावी बनी रही। इसके साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी ओडिशा पर एक और निम्न दबाव प्रणाली प्रभावी बनी रही। निम्न दबाव की इन दोनों प्रणालियों की अंतरक्रिया ने दक्षिण पश्चिमी पवनों को बल प्रदान किया। इससे मध्य और दक्षिणी केरल में ज्यादा बारिश हुई। आइए बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक बैंकिंग क्षेत्र की। क्रेडिट रेटिंग प्रणाली मूडी ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली परिदृश्य की रेटिंग को नकारात्मक यानी नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। मूडी एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने बैंकिंग सिस्टम आउटलुक इंडिया, स्टेबलाइजिंग एसेट क्वालिटी एंड इम्प्रूव्ड कैपिटल ड्राइव आउटलुक चेंज टू स्टेबल इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि परिसंपत्ति की गुणवत्ता में कम गिरावट हुई है। साथ ही परिचालन संबंधी परिवेश में सुधार से बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता को सहयोग प्राप्त होगा।
हालांकि क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के पिछले वर्ष के 7.5% से बढ़कर कुल ऋण के 8 से 9% होने की संभावना है। आपको बता दें कि क्रिसिल भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन दोनों एजेंसियों के निष्कर्षों में काफी विरोधाभास है। इन एजेंसियों की गणना विधियों से संबद्ध मुद्दों जो कि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की गणना विधियों से संबंधित मुद्दों की ओर संकेत करता है, जैसा कि वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा भी रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जारीकर्ता और निवेशक के बीच सूचना संबंधी विषमता पाई गई। भारत में रेटिंग एजेंसियों के लिए कोई मानकीकृत शुल्क संरचना नहीं है। इसके अलावा रेटिंग कंपनियों के बीच एकरूपता नहीं है और इनमें पारदर्शिता का अभाव है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी संस्था होती है जिसके द्वारा किसी ऋण पर ब्याज और मूलधन का समय पर भुगतान करने के लिए जारीकर्ता कंपनी की क्षमता और इच्छा का आकलन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तहत 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पंजीकृत हैं, जिसमें कि क्रिसिल, इक्रा, केयर, समेरा, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग शामिल है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र प्रस्तुत किया है। नीति आयोग ने भारत का एक व्यापक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। ये मानचित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सहभागिता तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से बनाया गया है। GIS भू सतह पर अवस्थिति से संबंधित डेटा को अधिग्रहित करने, संग्रहित करने, जांचने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर आधारित तंत्र है। GIS तकनीक स्थानिक डेटा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये GIS मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संसाधनों का समग्र विवरण प्रदान करेगा। ये कदम प्रारूप राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति यानी ड्राफ्ट नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2021 के अनुरूप है। ये मानचित्र पारंपरिक विद्युत संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों तथा कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों का चित्रण करता है। साथ ही 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा, विद्युत संयंत्रों और अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि पर जिलेवार डेटा भी प्रस्तुत करता है। इस मानचित्र का महत्व ये है कि ये ऊर्जा के सभी प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों और उनके परिवहन या पारेषण नेटवर्क की पहचान करेगा तथा उनका पता लगाएगा। ये विभिन्न संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा डेटा को एकीकृत करेगा और इसे समेकित करके विजुअली और अट्रैक्टिव बना के प्रस्तुत करेगा। वेब भूस्थानिक आसूचना प्रणाली। ये वेब भूस्थानिक आसूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति का लाभ प्राप्त करेगा। ये मानचित्र उपलब्ध ऊर्जा परिसंपत्तियों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन में भी मदद करेगा। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक कृषि सब्सिडी से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो कि WTO से संबंधित है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचनाओं में विलंब के लिए दंड का विरोध किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई विकसित देशों ने WTO समझौतों के तहत अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुपालन में सुधार के लिए प्रक्रियाओं पर सामान्य परिषद के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित उपायों के चरण 1 के तहत वर्ष 2025 या वर्ष 2026 से यदि कोई सदस्य देश अधिसूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे अधिसूचना विलंब के साथ विश्व व्यापार संगठन का सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। ऐसे देश को WTO की औपचारिक बैठकों में WTO के अन्य सभी सदस्यों के मत प्रस्तुत करने के बाद ही बोलने के लिए कहा जाएगा। प्रस्ताव के चरण 2 के तहत यदि कोई सदस्य 1 वर्ष के लिए चरण 1 के उपायों के अधीन है तो अन्य सदस्य व्यापार नीति समीक्षा के दौरान उस सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के लिए स्वतंत्र होंगे और संबंधित सदस्य के प्रतिनिधियों को WTO निकायों की अध्यक्षता के लिए नामित नहीं किया जाएगा। भारत ने सदस्य देशों द्वारा अधिसूचनाओं को विलंब से प्रस्तुत करने के इस मामले में विकसित देशों के प्रशासनिक कार्रवाइयों और दंड के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है। कई विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली क्षमता बाधाओं और अन्य वैध कठिनाइयों को स्वीकार करने की बजाय इसे सदस्यों की ओर से जानबूझकर की गई एक भूल समझना गलत है। आपको बता दें कि भारत को कृषि सब्सिडी अधिसूचनाओं को प्रस्तुत करने में देरी या चीनी निर्यात सब्सिडी जैसी सब्सिडी अधिसूचनाएं प्रस्तुत न करने के संबंध में विकसित देशों से कई शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण भी है कि भारत ने इस पर अपना विरोध जताया है।
आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। समान विचारधारा वाले विकासशील देश LMDC। बोलीविया की अध्यक्षता में आयोजित LMDC मंत्री स्तरीय बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। LMDCs ने तर्क प्रस्तुत किया है कि सभी देशों के लिए निवल शून्य लक्ष्य यानी मध्य शताब्दी की अवधि के लिए निर्धारित प्रकृति में समानता विरोधी और जलवायु न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध है। LMDC या समान विचारधारा वाले विकासशील देश विकासशील देशों का एक समूह है। इनका संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में होने वाली परिचर्चा में शामिल मुद्दों पर समान मत है। LMDCs देशों में चीन, क्यूबा, इक्वेडोर, मिस्र, अल सल्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और श्रीलंका शामिल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वर्ष 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए दोबारा निर्वाचित कर लिया गया है। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। UNHRC में 47 सदस्य देश शामिल हैं। इन्हें महासभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से चयनित किया जाता है। परिषद के सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करेंगे। ये सदस्य लगातार 2 कार्यकालों के बाद तत्काल पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे। कम लाभ परिवेश और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन। RBI बुलेटिन अक्टूबर 2021 सुरक्षा और तरलता के विवेकपूर्ण निवेश सिद्धांतों पर समझौता किए बिना विदेशी मुद्रा भंडार पर रिटर्न बढ़ाने के तरीकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता को प्रकट करती है। परंपरागत रूप से विदेशी मुद्रा आस्तियों यानी SDRs का वर्चस्व सर्वाधिक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधकों को कई नए नीतिगत विकल्पों के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि पोर्टफोलियो की अवधि में विस्तार करना, नए उत्पादों या परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करना, जैसे कि विदेशी मुद्रा विनिमय, दोहरी मुद्रा जमा, इक्विटी इंडेक्स फंड आदि। इसके अलावा नए बाजारों में स्वर्ण, जिसको कि स्वर्ण निक्षेप, स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेड फंड और स्वर्ण विनिमय या निवेश का सक्रिय प्रबंधन करना। अगला है वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली। पुणे स्थित भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक नई निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की है। साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की क्षमता को विकसित या अर्जित करने के लिए मौजूदा वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की क्षमता का विस्तार किया है। IITM पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन संचालित एक स्वायत्त संस्थान है। निर्णय समर्थन प्रणाली के साथ एकीकृत वायु चेतावनी प्रणाली दिल्ली और उसके आसपास वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल यंत्र या उपकरण बन जाएगी। अर्थशॉट पुरस्कार 2021। भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अर्थशॉट पुरस्कार को प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन तथा इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित किया गया है। रॉयल फाउंडेशन ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा स्थापित एक चैरिटी है। ये पुरस्कार जलवायु संकट से संघर्ष के क्रम में समाधान विकसित करने के लिए वर्ष 2021 और वर्ष 2030 के बीच 5 फाइनलिस्ट को प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2021 पहला वर्ष है जब इन फाइनलिस्ट को 5 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हैं: प्रकृति की पुनर्स्थापना और संरक्षण, वायु स्वच्छता, महासागर पुनरुद्धार, अपशिष्ट मुक्त जीवन और जलवायु कार्रवाई। एलियम नेगियनम। वर्ष 2019 में उत्तराखंड में खोजे गए एक पादप की एलियम की एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई है। इस जीन्स में प्याज और लहसुन जैसे कई मुख्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। हालांकि विज्ञान के लिए ये नया है, लेकिन स्थानीय समुदाय इन प्रजातियों से लंबे समय से अवगत है और इनके द्वारा इनकी खेती भी की जाती है। सीमित क्षेत्र तक वितरण के साथ ये नई वर्णित प्रजाति केवल पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों तक ही सीमित है। हालांकि अभी तक विश्व में कहीं और इसकी सूचना नहीं मिली है। इंडिया SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम INSECOG। नए कोविड-19 संक्रमणों में लगातार गिरावट के बाद INSECOG ने SARS-CoV-2 सीवेज निगरानी कार्यक्रम के विकास और विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। INSECOG को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा स्थापित किया गया है। ये 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक समूह है। ये समूह परिसंचारी कोविड-19 वायरस का जीनोम अनुक्रमण और विश्लेषण करता है, साथ ही महामारी विज्ञान की प्रवृत्तियों को जीनोमिक वेरिएंट के साथ सह संबंधित करता है। कुडुम्बश्री। केरल सरकार कुडुम्बश्री तथा अन्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उत्पादन इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को वितरित करने के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू करने की योजना बना रही है। केरल राज्य निर्धनता उन्मूलन मिशन यानी कुडुम्बश्री को वर्ष 1998 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के नेतृत्व में निर्धनता का पूर्ण उन्मूलन करना है। इसे केरल तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा संयुक्त कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया था। इसे निर्धन महिलाओं की सामुदायिक विकास सोसाइटियों के माध्यम से लागू किया गया है। ये महिलाओं के पड़ोसी समूहों का एक सामुदायिक संगठन है। इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज रैंकिंग 2022 पिछले संस्करण से 4 स्थान खिसकने के बावजूद भी टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज रैंकिंग 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देश के विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने में सफल रहा है। वर्ष 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज रैंकिंग 2022 में रूस और चीन के बाद भारत के 89 विश्वविद्यालय शामिल थे। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। लाहौर में जन्मे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 20वीं सदी के अग्रणी खगोल भौतिकविदों में से एक थे। उन्होंने चंद्रशेखर सीमा के अपने सबसे उल्लेखनीय योगदान सहित तारों की संरचना और विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर सीमा के मुताबिक सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक द्रव्यमान वाले एक श्वेत वामन तारे में जब विस्फोट होता है तो वो एक न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाता है। श्वेत वामन तारा तारकीय विकास का अंतिम चरण होता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे वर्ष 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, कोपले मेडल 1984 में और पद्म विभूषण 1968 में। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। प्रतिवर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का पहला कवि माना जाता है और उन्होंने 24,000 श्लोकों और 7 सर्गों के साथ महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ये भारत के समृद्ध अतीत और गौरवशाली संस्कृति के इतिहास का कालक्रम था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। अफ्रीका के पर्वतीय हिमनद। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन अफ्रीका 2020 रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट ये रेखांकित करती है कि हिमनदों वाले अफ्रीका के 3 पर्वत वर्ष 2040 तक हिमनद विहीन हो जाएंगे। इन 3 पर्वतों में शामिल है माउंट केन्या मैसिव जो कि केन्या में है, रवेंजोरी पर्वत जो कि युगांडा में है और माउंट किलीमंजारो जो कि तंजानिया में है। माउंट किलीमंजारो 5,895 मीटर की ऊंचाई के साथ अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। किलीमंजारो नेशनल पार्क के हिस्से के रूप में इस पर्वत और इसके आसपास के 6 वन गलियारों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा है माउंट केन्या मैसिव। ये 5,199 मीटर की ऊंचाई के साथ अफ्रीका का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक विलुप्त ज्वालामुखी है। ये विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। और तीसरा है रवेंजोरी पर्वत। ये 5,109 मीटर की ऊंचाई के साथ अफ्रीका का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। ये नील नदी का उद्गम स्रोत भी है। ये रवेंजोरी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान के भाग के रूप में एक विश्व धरोहर स्थल भी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।